एक दिन एक लड़की के पास फ़ोन आता है। उस फ़ोन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो दौड़ गई है, लेकिन वह जैसे उस फ़ोन को कान पर लगाकर सुन रहा होता है, अचानक उसका हंसना बंद हो जाता है और वह दूसरी तरफ से सुन रहा है कि एक लड़की जो कि बहुत ही ज़ोर से रो रही है, बिलख रही है और उसकी सिसकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तो वह लड़का बड़ी ही मायूसी से पूछता है, तुम क्यों परेशान हो, रो क्यों रही हो? दूसरी तरफ से वह लड़की उससे कहती है कि देखो, वह आज जो तुमसे बात कर रही है, आज के बाद वह तुमसे बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब उसके परिवार ने उसका रिश्ता कहीं पर तय कर दिया है। इस बात को जैसे वह लड़का सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह बस उस लड़की को बड़े ही प्यार से बोलता है, लेकिन बोलने से पहले उसका गला रुंध जाता है। दरअसल उसके भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उन्हीं आंसुओं की वजह से वह भी रोने लगा है, परेशान है और दोनों तरफ से सिसकियों की आवाज़ तो है। वो लोग रो तो रहे लेकिन आगे कुछ भी नहीं कह पाते हैं। दरअसल वह लड़का परेशान इसलिए है कि उसकी जो प्रेमिका है उसकी शादी कहीं पर तय हो गई है और उसकी शादी जब हो जाएगी तो वह किसके सहारे जिएगा। दरअसल वो लोग अब से 4 साल पहले जब वह 12वीं क्लास में पढ़ा करते थे, तब से उनकी दोस्ती ऐसी हो गई थी, वो दोस्ती प्यार में बदल गई है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें भी खाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते हैं। उनके बीच में बहुत ही जोर से घनिष्ठ संबंध भी बन गए और वो लोग जब भी उनको मौका मिलता है एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लिया करते हैं। जिस प्रकार से उनका ये प्रेम संबंध आगे बढ़ता है, यहाँ पर रुकावट सिर्फ एक होती है। दरअसल वो एक ही गांव के, एक ही बिरादरी की रहने वाले हैं। यहाँ पर उस लड़के के सामने जैसे वे लड़की अपनी शादी होने की बात करती है, फिर तो उनके दिमाग बहुत ही बुरी तरह से यानी कि परेशान है और सोच रहे होते हैं कि यार उनका अब क्या होगा। लेकिन वह लड़की अब अपने ससुराल जाने वाली है और फिर वह दिन भी आ जाता है जब उस लड़की की शादी होती है। और दोस्तों, वह जो उसका प्रेमी है वह रास्ते में खड़ा होकर उसके होने वाले पति की जो चढ़त है उसको देख रहा होता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं चुपचाप खड़ा है, अपनी मुट्ठियों को भींचे वहाँ पर अपने मन को महसूस कर चुप खड़ा हुआ है। वह कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अब तो ऐसे शादी होती है, शादी के बाद उस पत्नी द्वारा उसके पति के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यानी कि इतना भयंकर कांड जिसके बारे में जैसे लोगों ने जाना सभी के हाथ पैर कांप गए। आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों वह प्रेमी और प्रेमिका के बीच में आ गया और उसकी इस प्रकार से यानी कि दुनिया को छोड़कर जाने की बात सामने आई। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला मामला आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मेरी विनती है आप लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों हमको फेसबुक पर फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है औरैया, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, यहाँ पर 5 मार्च को एक लड़की की शादी होने वाली है। दरअसल जिस लड़की की शादी होगी उस लड़की का नाम होता है प्रगति, जो कि अपनी नम आँखों से अपने प्रेमी से पहले ही यानी कि विदा ले चुकी है, प्रेमी से मना कर चुकी है कि वह अब तुमसे प्यार नहीं कर पाएगी, ना ही तुम्हारा साथ निभा पाएगी। वहीं दूसरी ओर उसका प्रेमी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान है, लेकिन वह जो लड़की है अपने प्रेमी को लाख कसमें देकर बस उससे कह देती कि तुमको इस शादी में कुछ भी नहीं करना है। दरअसल वह तुम्हारे पास आएगी तो ज़रूर, लेकिन वह खाली हाथ नहीं आएगी, वह तुमको और खुद को माला माल करके आएगी। यानी कि उस लड़की के दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग है, लेकिन वह इस प्लानिंग को जग जाहिर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने आशिक को बताती है। अब तो यहाँ पर धूमधाम से उस लड़की प्रगति की शादी होती है और वह जो लड़का यानी कि जो दिलीप यादव है वह उसका दूल्हा बनकर आया है और दिलीप यादव बहुत ही प्यार से दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं, गले भी लगाते हैं और बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी भी संपन्न होती है। अब तो दिलीप अपनी पत्नी प्रगति को यानी कि 6 मार्च की सुबह अपने घर उसके घर से विदा कराकर लेकर आता है और यहाँ दिलीप के घर में उसका बहुत ही ज़बरदस्त स्वागत भी होता है। और यहाँ जब वह लड़की अगले दिन यानी कि 7 मार्च को अपने पति दिलीप यादव के साथ पहली बार यानी कि स्वागरात मनाती है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बड़े ही ढंग से संतुष्ट करते हैं, यानी कि खूब सारे मज़े करते हैं और दोनों एक दूसरे से बेहद खुश होते हैं।
दोस्तों जो दिलीप यादव है वह कोई छोटे मोटे घर का लड़का नहीं, करोड़पति परिवार का एक लड़का है। और ये लोग काफ़ी अच्छे, यानी कि इनके पास ज़मीन जायदाद, बड़ी अच्छी दुकान, बड़ा अच्छा कारोबार ये लोग चलाते हैं। और इनके जो बड़े भाई हैं उनकी भी शादी उसी प्रगति की बड़ी बहन पायल के साथ हुई है। और यहाँ पर दोनों बहनें उस घर में आ गई हैं और उनकी बड़े ही ढंग से, यानी कि जो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को अपने घर में लेकर आती है और उसका बड़े ही अच्छे ढंग से उसका स्वागत भी होता है। आगे की ज़िंदगी चल रही होती है। और दोस्तों अब आने वाली जो होली है, होली के त्यौहार से पहले यानी कि 10 मार्च को वह प्रगति अपने घर यानी कि अपने मायके में आ जाती है। लेकिन यहाँ जैसे वह अपने मायके आती है वह सीधे अपने आशिक के पास फ़ोन करती है और वह अपने आशिक से कहती है कि देखो मैं दोबारा तुम्हारे पास आ गई हूँ, दरअसल उसे तुमसे मिलना है। अब तो वह प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से मिलने की जुगत बढ़ाते हैं और बस वहीं उसी गांव के एक जो बाहर का है जो बाग है उस बाग में जाकर दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पर वह जो लड़की अपने आशिक की बाहों में लेटी हुई है वह यहाँ अपने आशिक को यानी कि अनुराग को बताती है कि अनुराग दरअसल वह जिसके घर में गई है वो लोग बहुत बड़े करोड़पति हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से उनकी ज़िंदगी चलती है। उसकी बड़ी बहन जिसका नाम पारुल है, पारुल बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर ज़िंदगी जीती है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर उसने तुम्हारे साथ एक कहानी ऐसी देखी, दरअसल तुम कमाते वमाते तो कुछ हो नहीं, यदि हम दोनों शादी करेंगे तो हमको आगे ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी और ये सब पैसा मुझे दिलीप के यहाँ से मिल जाएगा। अब बताओ मैं दिलीप से शादी क्यों नहीं करती। यहाँ पर वह अनुराग उस लड़की की बातों में आ जाता है और वह लड़की अब दोबारा अनुराग को कहती है कि दरअसल अनुराग को एक बहुत बड़ा काम करना है। यह काम है उस दिलीप की जान लेना। दरअसल वह दिलीप यानी कि अपने पति को मरवाना चाहती है और बस इसी बात के लिए वह अपने प्रेमी अनुराग से कहती है कि भाई तुम काफ़ी हट्टे कट्टे हो और तुमको इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए। लेकिन जो लड़का अनुराग है वह साफ शब्दों में मना कर देता है कि वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वह ऐसा करा ज़रूर सकता है। अब तो जो अनुराग है वह उठ खड़ा है और चल देता है उस अपने बचपन के दोस्त के पास जिसका नाम राम जी होता है। दरअसल राम जी एक ऐसा गुंडा बन गया है जो कि पैसे लेकर किसी भी आदमी की जान ले सकता है, यानी कि वह सुपारी किलर बन गया है। अब तो जैसे तैसे वह अनुराग उस राम जी जो लड़का है उसको ढूंढता है और फिर उसको उस व्यक्ति यानी कि दिलीप की हत्या करने के बारे में पूरी बात बताता है। दोस्तों यहाँ पर प्रेम जी उस आदमी से 2 लाख रुपयों की मांग करता है और कहता है कि 2 लाख रुपए दो, वह तुम्हारा काम कर देगा। दोस्तों यहाँ पर वह जो लड़का अनुराग है अपनी प्रेमिका यानी कि प्रगति से कहता है कि प्रगति उसको पैसों की ज़रूरत है। दरअसल वह जो सुपारी किलर है 2 लाख रुपए मांग रहा है। अब तो वह जो प्रगति है वह अपने पास से 1 लाख रुपए लेती है और उन्हें 1 लाख रुपयों को उस अनुराग यानी कि जो उसका प्रेमी है उसको देते हुए कहती है कि ये लो उस किलर को इन रुपयों को दे दो और उससे कहना कि ये पहले हैं और ये जब जो बाकी 1 लाख हैं वो इसकी हत्या करने के बाद आपको मिलेंगे। और अनुराग अब उन पैसों को लेकर सीधा पहुंचता है उस राम जी के पास और उसको वो पैसे देते हुए कहता है कि तुम्हें फटाफट से ये काम करना है। अब वह जो पत्नी है वह तो अपने मायके में बैठी है, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों 19 तारीख के दिन यानी कि दिन के करीब 11 बजे के लगभग जब वह लड़का यानी कि दिलीप अपनी दुकान पर मौजूद होता है, वह अपने भाई से कहता है कि भाई उसको रोटी खाने के लिए यानी खाना खाने के लिए उसको होटल में जाना होगा, थोड़ी देर के लिए आराम भी करके आएगा। इतनी बात कहकर वह अब एक होटल में जाकर बैठता ही है। अचानक से उसके पास 2 युवक आते हैं। वो युवक उससे कह रहे होते हैं कि भैया उनकी जो गाड़ी है वह रास्ते में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। वो लोग उनसे विनती करते हैं, कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी लेकर चलिए, उनकी गाड़ी को निकलवा दीजिए। दरअसल यहाँ पर कोई और आदमी मौजूद नहीं है। अब यहाँ जो दिलीप खाना खाने के लिए बैठा हुआ है वह कहता है यार मुझे खाना तो खाने दो, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं नहीं भैया पहले हमारी गाड़ी को निकाल दो फिर हम लोग भी तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। इस बात को सुनकर अब तो दिलीप उनके साथ चल देता है और वो लोग जैसे ही उस रास्ते में पहुंचते हैं
यहाँ पर दिलीप पाता है कि एक गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है। अब दिलीप वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकता है। अचानक से वह जब नीचे उतरता है और देखने के लिए आगे बढ़ता है, 3-4 लोग वहीं आते हैं और दिलीप के सिर में कुछ ज़बरदस्त वार किया जाता है और दिलीप वहीं घस खाकर नीचे गिर जाता है। अब तो वह दिलीप जो है उसको थोड़ा सा होश आता है। वह कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर वो जो लोग हैं वो उसकी गाड़ी को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रहे होते हैं। यहाँ पर दिलीप समझ जाता है कि भाई उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई हादसा होने वाला है, यानी कि उसकी कोई जान लेने वाला है। वह अपनी जान बचाकर जैसे ही वहाँ से उठकर भागने वाला होता है, अचानक से वह खेतों में भागता है। तो वो लोग जब उसका पीछा करते हैं वह उन्हीं खेतों में गिर जाता है। और अब तो 315 नंबर की जो गोली है उसके यानी कि सर के पीछे वाले हिस्से में मार दी जाती है। और दोस्तों जैसे वह गोली लगी है वह उसकी खोपड़ी में फंस तो जाती है, लेकिन वो लोग अब तो यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर एक जो युवक है जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनको अचानक मालूम चलता है कि यहाँ पर कोई दर्दनाक कांड हुआ है। वो लोग पुलिस के पास सूचना देते हैं और पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पे पहुँच जाती है। और पुलिस अब उस लड़के यानी कि दिलीप को वहाँ से लहूलुहान अवस्था में उठाते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और दोस्तों हॉस्पिटल में उस लड़के यानी कि दिलीप का करीब 2 दिन तक इलाज चलता है, लेकिन उसकी इस गोली लगने की बात पर सभी लोग हैरान हैं और दुखी तो है, लेकिन उसकी पत्नी प्रगति अपने मायके में ही बैठी रहती है। वह उठकर नहीं आती। दरअसल वह इंतजार कर रही होती है कि कब उसका पति मरेगा। अब तो तीसरे दिन उस लड़के दिलीप ने जब अपनी अंतिम सांस ली, ये इस बात की खबर उस प्रगति को भी पहुंच गई। भाई फिर तो प्रगति आती है अपने ससुराल में और ससुराल में उसका रोना पीटना, इतनी ज़बरदस्त तरीके से ढोंग करना, यानी कि बड़े ढंग से दिखा रही है लोगों को कि हाँ भाई उसके 4 दिन पहले ही शादी हुई है, 15 दिन पहले ही शादी हुई है और अब देखो उसका पति भी मर गया। अरे भगवान, उसके साथ तो बड़ा बुरा हुआ। लेकिन वह जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को दिखा रही है, सभी लोग समझ गए थे कि यहाँ पर हो सकता है इस प्रगति का इस पूरे मामले में कोई ना कोई हाथ हो। अब तो जो पुलिस है उस पूरे कांड के बारे में तफ्तीश करने में जुटी हुई है। वह जो पुलिस है वह आती है उस दिलीप के घर पे। जब बयान लिए जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस उसके बयानों से समझ जाती है कि यहाँ जो पत्नी है यानी ये जो प्रगति है झूठ बोल रही है। अब तो पुलिस उस प्रगति को लेकर आती है पुलिस थाने, और पुलिस थाने में उनकी पूछताछ करने का जो तरीका है वह तो बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पर वह पुलिसकर्मी जो महिला पुलिसकर्मी है वो 2 थप्पड़ ज़बरदस्त जड़ती है उस प्रगति के चेहरे पर। और दोस्तों उन थप्पड़ों को पड़ते ही अब तो प्रगति बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहने लगती है कि हाँ वह सब कुछ बता देगी, उसको मारना मत। दरअसल उसको थप्पड़ों से बहुत डर लगता है। वह प्रगति अब बहुत ही बुरी तरह से रो तो रही है, लेकिन अब उस सच्चाई को बयां करती है कि कैसे उसने अपने प्रेमी अनुराग से मिलकर उसने उस सुपारी किलर राम जी को 1 लाख रुपए दिए थे, जिस वजह से उस राम जी ने उसकी जान ले ली। अब तो उस लड़की प्रगति की निशानदेही पर उस अनुराग को उसके मायके में से गिरफ्तार कर लिया जाता है और अनुराग की निशानदेही पर उसके जो मित्र जिसका नाम राम जी है जो कि सुपारी किलर बना था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन तीनों के बयान के मुताबिक पुलिस अब एक ऐसा मुकदमा दर्ज करती है। उसी मुकदमे के दौरान पुलिस उस महिला यानी कि प्रगति से यह भी पूछती है कि भाई ये जो 1 लाख रुपए तुमने राम जी को दिए हैं, ये रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए। अब तो वह जो लड़की यानी कि प्रगति जो कि नई बहू बनी थी, पत्नी बनी थी उस दिलीप की, वह बताती है कि दरअसल उसके पास बहुत सारे पैसे उसकी मुंह दिखाई में आए थे, क्योंकि जब उस लड़के दिलीप से शादी हुई थी तो उसी समय उसके पास मुंह दिखाई में यानी कि इतने सारे उपहार और वो पैसे आए थे। उन पैसों को जोड़कर जब उसने देखा तो वो रुपए करीब 1.25 लाख के लगभग थे। उसने कुछ पैसों को खर्च तो कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए उसी के जो मुंह दिखाई में आए थे उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके उसने उस सुपारी किलर से अपने पत्नी की हत्या करा दी। और दोस्तों यह बिल्कुल सोची समझी साजिश थी उस प्रगति की, क्योंकि प्रगति इस पूरी जो कांड था इसकी पहले ही प्लानिंग कर चुकी थी। उसने अपने आशिक अनुराग को
को सब कुछ बता दिया था और एक भी बात छुपाई नहीं थी। हर बात को वो साथ लेकर चली और उसने एक एक शब्द को, एक एक बात को ऐसे बताया कि जैसे वह उस दिलीप से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन वह चाहती है कि वह जब विधवा हो जाएगी दिलीप की तो उसको सारी संपत्ति मिल तो जाएगी ही। अब उस संपत्ति के दम पर वह अपने उस प्रेमी अनुराग के साथ बाद में शादी कर लेगी और बस इसी ढंग से बहुत ही ज़्यादा मज़े करेगी। जिस प्रकार से इस प्रगति ने इस पूरी भूमिका को बनाया और फिर उस लड़के दिलीप के साथ यह खतरनाक कांड कराया, दोस्तों इससे लगता है कि इन लोगों की मानसिकता में शायद ही कुछ और बस गया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों इन घटनाक्रमों को हम लोग आपके सामने इसलिए लाते हैं कि दोस्तों आप इन बातों से, इन घटनाओं से थोड़ी सीख लें, समझ लें और अपने आप को सचेत और संभाल कर रखें, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना आपके या आपके परिवार या आपके प्रियजनों के साथ नहीं होने पाए, जो कि बेहद ही गलत और बुरी बात है। दोस्तों इस प्रकार की किसी भी बात में आगे बढ़ने से पहले अपने परिणाम जरूर सोच लें और इस बात पर विचार जरूर करें कि आगे जाकर जो स्थिति आज उस प्रगति की, उसके दोनों जो मतलब कि आशिक अनुराग और वह जो राम जी सुपारी किलर है, वो लोग अब क्या करेंगे भाई? जेल की सज़ा ही काटेंगे। उनको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। हालांकि अभी तो ये मामला बना है, चालान वगैरह पुलिस पेश करेगी, पूरी कहानी गढ़ेगी, लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है वह प्रगति, वह अनुराग और राम जी अब सही सलामत उस जेल से बाहर आ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता भाई। अब तो बुढ़ापे में मिलेंगे तब करना इश्क। कितना करना है भाई? ये इश्क नहीं, ये सिर्फ हवस की आग है और इसी हवस की आग के चलते इन लोगों ने सिर्फ अपना नुकसान करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। मैं आप लोगों से, अपने व्यूअर्स से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाई ये प्यार मोहब्बत के चैप्टर को छोड़ो, आप लोग प्रेम करो, अपने परिवार के लिए भली और अच्छी बातें सोचो और उनके साथ ही ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ाएं। पीछे की तरफ ये जो कांड है ना, किसी भी परिवार में अगर होते हैं तो उस परिवार को 10-20 सालों के लिए पीछे की तरफ धकेल देते हैं। आदमी पैसे से भी जाता है, आदमी आदमी से भी जाता है और आदमी सबसे अहम चीज़ यानी कि अपनी इज्जत आबरू से भी ज़रूर जाता है। दोस्तों हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे पास इस इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं है। पैसा तो हम वही कमाते हैं जैसे कि रोज़ाना मजदूरियाँ होती हैं, रोज़ाना मजदूरी करते हैं, कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। हमारे पास इससे इज्जत के अलावा और क्या है? कुछ भी नहीं। ये सब बेकार की बातें, इन पर ज़्यादा गौर ना करके अपने जीवन यापन करने के तरीकों को अच्छा बनाएं, शास्त्र उचित न्याय करते चलें और आगे बढ़ते चलें। भगवान को एक लम्हा भी ना भूलें, जिससे आपका और आपकी ज़िंदगी का भला होगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।